हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट है आज की 26 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको डायरेक्ट कोई एक आर्टिकल को देखना हो तो आप उसकी टाइमलाइन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है सोइंग ट्रस्ट। ये फिर से वही फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में उसको लेकर के है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ फार्मर्स भी अब जो है वो नेगोशिएशंस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो एक तो उनकी डिमांड ये रह रही है कि भाई कैसे भी करके एक लीगल गारंटी उनको प्रोवाइड की जाए। स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए एमएसपी के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट लगातार बोल रही है कि हम रिटर्न अश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फार्मर्स का ये डिमांड है कि भाई कैसे भी करके ये आउटराइट रिपील होने चाहिए। तीनों के तीनों फार्म लॉज जो लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये तीनों के तीनों वो रिपील करें। बट गवर्नमेंट कह रही है कि रिपील तो किसी भी केस में नहीं करेंगे। बस उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा के दिखाया जा रहा है कि पहले ही अगर सोच समझ के कर लिया जाता तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी अमेंडमेंट, जो भी चेंजेस करने थे वो सारे किए जा सकते थे। तो ये आर्टिकल हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल है अभया। ये जो अभी केरला में एक नन की एक सुसाइडल जो कमिटमेंट था 1992 में, और उसकी वजह थी उनका जो एंजाइटी, उनके जो डिप्रेशन का कारण था। और वहाँ पर डिप्रेशन के लिए 2 जनों को अब फाइनली कन्विक्ट किया गया है कि उनको मतलब 28 साल बाद में आप देख रहे हो जस्टिस प्रोवाइड की गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट पॉइंट क्या आ रहा है, अभी भी लास्ट में एक चीज़ बोलते हैं कि ये जो अभया के जो अक्यूज्ड हैं इनको कन्विक्ट किया गया है। तो माना कि डिले तो हो रहा है, सेलिब्रेशन के लिए कोई नहीं बचा। इवन अभया जो ये नन थी, इनके पेरेंट्स जिन्होंने ये पूरा केस लड़ने का पूरा मादा उठाया था, बट वो खुद नहीं रहे इस दुनिया में अभी। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में एक ट्रस्ट तो कहीं ना कहीं लाता है कि हमारे यहाँ पर डिले से होता है काम, बट एक आप कह सकते हो कि जस्टिस उनको मिली है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे क्या पूरा केस है, कोर्स क्या है, क्योंकि 1992 का मुद्दा है ये। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे, द मीनिंग ऑफ मेरिट। रिजर्वेशन को लेकर के ये आर्टिकल है, जिसमें अभी रिसेंटली एक केस आया है उत्तर प्रदेश में, सौरभ यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश का ये केस है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल कुछ ऑर्डर और कुछ चीज़ें डिक्लेयर की हैं। वो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा, क्योंकि आप देखते हो रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे SC ST OBC, इनकी कट ऑफ जो है, या फिर हम जिनको मेरिट बोलते हैं, वो जनरल से भी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, ओपन जो कोटा होता है उससे भी ज़्यादा जा रही है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर पूरा डिस्कशन है, देखेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि अलग अलग स्टेट्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 आर्टिकल हो गए इस पेज पे। फिर ये लिबरलिज्म इन क्राइसिस, ये पाकिस्तान को लेकर के क्राइसिस के बारे में बताया हुआ है। बाकी लिबरलिज्म वर्ल्ड ओवर कैसे क्राइसिस में है, ये इस फर्स्ट पैराग्राफ में है। ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि लिबरलिज्म उस दिन से क्राइसिस में आ गया जब से राइट विंग पॉलिटिशियंस लीडरशिप में आ चुके हैं। जैसे कि आप USA की बात कर लो, डोनाल्ड ट्रंप का आना हुआ, UK की बात कर लो बोरिस जॉनसन, इंडिया की बात कर लो नरेंद्र मोदी, या फिर टर्की की बात कर लो रेसिप तैयप अर्दोन, इनका आना। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब एक प्रोटेक्शनिज्म का जो एटीट्यूड है वो अपनाना शुरू कर दिया, या फिर कह सकते हो जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अब देखी जा सकती है। तो ये पाकिस्तान ओरिएंटेड ज़्यादा डिटेल में है तो हम देखेंगे नहीं। तो 2 आर्टिकल तो हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। आइडिया पेज पे आप देखोगे तो फर्स्ट है आइडियोलॉजी ट्रम्प्स एनालिसिस। यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है सुरजीत S भल्ला के द्वारा। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड का जो डेटा है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। पूरी डिटेल नहीं ली गई है, केवल कुछ चीज़ें जहाँ पर हल्का फुल्का या मार्जिनली इंडिया ने ब्रेक लगाए हैं, या फिर जिनको हाईलाइट करके एक आइडियोलॉजी का पर्सपेक्टिव वहाँ पर दिखता है, उसको छोड़ करके अगर रियल में अगर डेटा एनालिसिस किया जाए तो लगभग 100 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनमें इंडिया इंप्रूवमेंट कंसिडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रजिस्टर कर रहा है। देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा है। यह आर्टिकल हमारे ज़्यादा काम का नहीं है कि कोविड-19 के टाइम पे आर्टिस्ट ने कैसे सर्वाइव किया। देखो जी, हार्डशिप तो सबकी आई है, बट यहाँ पर जो आर्टिस्ट को जो अटेंशन मिलना चाहिए वो अटेंशन नहीं मिला, इसलिए ये आर्टिकल आया। ये गोवा के लिए है कि 60 साल हो गए आज लगभग
गोवा को इंडिया के यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में ज्वाइन हुए, तो उसी के बारे में बताया कि कैसे गोवा स्टेटशिप के लिए लगातार लड़ता रहा, फिर 1987 में फाइनली स्टेटशिप प्रोवाइड कर दी गई। तो ये ज़्यादा वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं वो आप एम लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हमारे काम का आर्टिकल ज़्यादा है नहीं, देखना चाहो तो आप देख लेना भाई। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल हो गए, देखते हैं एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है अभया। जो जस्टिस का पूरा एक पहिया है ना, वो बड़ा धीरे घूमता है। अक्यूज को अगर देखें तो वो लगातार पावर में थे और पावरफुल रहे, ठीक है, इनके केस में। इस चक्कर से 28 साल लग गए कि वाकई में एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसका नाम है सीबीआई, तो उनको आज 21 साल की नन का जो वहाँ पर एक तरीके से कहते हो कि उनकी डेड बॉडी जो मिली थी केरला में 1992 में, एक चर्च के पीछे कुआं था उस वेल में, ठीक है। तो वो मर्डर था, वो फाइनली अब क्लियर हो चुका है कि वाकई में वो मर्डर था, पर लग गए कितने, 28 साल। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फाइनली नन सेफी और प्रीस्ट थॉमस कॉटूर को गिल्टी फाइंड आउट किया है कि इनकी वजह से ही उन्होंने सुसाइड कमिट किया था और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कितने सालों के बाद में ये केस अपने आप में क्लोज़र की तरफ पहुंचा है। अभया के जो पेरेंट्स जिन्होंने इस केस के लिए बहुत मेहनत की, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब सेलिब्रेशन के लिए कुछ नहीं है, बट एक छोटा सा सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है कि हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें, जहाँ पर कोर्ट इंटरप्रेट करता है कानून को, रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करता है, वहाँ पर एक ट्रस्ट का सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, फील होता है। वर्डिक्ट जो है वो कुछ अच्छे इंडिविजुअल्स की विक्ट्री है जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा दिया। जो पावरफुल लोग थे उनके सामने वो खड़े रहे लगातार सिस्टर अभया के लिए, ठीक है। क्राइम ब्रांच ने प्रोबिंग जब की तो पता पड़ा कि ये जो सिस्टर अभया जो थी वो डिप्रेशन की शिकार थी और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट किया कुएं में कूद करके। और सीबीआई ने फिर बाद में जब पता किया पूरा, तो इसी तरीके का कंक्लूजन उनको मिला। तो जो 2 एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इनके लिए ये केस लड़ा, एक का नाम था जोमोन पथेनपुरकल, ठीक है, और एक है उनके साथ की एक और इंडिविजुअल। तो उनके साथ मिलकर के फिर बाद में ये पूरा फाइनलाइज हुआ। और आई विटनेस जो थे जिन्होंने देखा, उनका नाम था राजू। तो वो भी कहीं ना कहीं लगातार इस चीज़ के लिए लगे रहे कि कैसे भी करके इनको जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। और फाइनली आप देखते हो कि ये जस्टिस मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो मॉरल करेज, एक परसिवरेंस, ये जो चीज़ें दिखाई गई है ना जोमोन और राजू के द्वारा, ये अपने आप में बड़ी एक एनकरेजिंग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, मॉरल करेज, परसिवरेंस, ये एथिक्स में आने वाले काम आने वाले पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से एक आदमी काम कर सकता है। और आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ तो ये बड़ी ज़रूरी है भाई, मॉरल करेज और परसिवरेंस। 28 साल बाद में छोड़ना मत, पढ़ाई करते रहो बस आप, ठीक है। तो इस तरीके से जस्टिस मिलती है वुमेन को। और आप देख सकते हो जिसका ना तो कोई सोशल है ना कोई पॉलिटिकल कैपिटल, खुद के पास में कोई वहाँ पर कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। ये बात है कहाँ की। और रही सही में आप देखोगे चर्च का एटीट्यूड कहाँ है, कैसा है, जहाँ से वो रहती थी, उन्होंने बिल्कुल ये कहा, मतलब हर तरीके से चर्च ने डिक्लाइन कर दिया। बोले कि ये जो सारा का सारा इशू चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं चर्च की वैल्यू को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। मतलब रबिश तक बता दिया गया था इसको कि एलिगेशंस जो है एक अटेम्प्ट है कि चर्च की रेपुटेशन को कैसे भी करके ख़त्म किया जाए। टार्निश का मतलब होता है धब्बा लगाना, ठीक है, कलंकित करना, ठीक है। तो इस तरीके से चर्च ने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं किया, जबकि चर्च क्या होते हैं, थियोलॉजी के बेसिस पे होते हैं, मतलब धर्मशास्त्रों की बातचीत की जाती है। लॉ को एनफोर्स करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं चर्चेज़ ने। वहाँ पर अगर इस तरीके के केसेस आएंगे तो चर्चेज़ पर से अपने आप एक ट्रस्ट का भी डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। आज आप देख सकते हो जो मेन पॉप जो हैं वेटिकन सिटी के, जिनका नाम है पॉप फ्रांसिस, अगर उनके हिसाब से देखें तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, बोलो कि मेल डोमिनेशन की वजह से विमेन अब्यूज़ या फिर चिल्ड्रन को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। और आप देखोगे चर्चेज में ऐसे केसेस बहुत आते रहते हैं जहाँ पर उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, करप्शन के चार्जेस लगे रहते हैं वहाँ पर। और आप देखोगे कि
सेक्सुअल क्राइम बहुत है और दिखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान, वही पैट्रियार्की वाली प्रॉब्लम आ गई, इन चीज़ों को हमें सही करने की ज़रूरत है। तो ये वर्डिक्ट है ना, ये अपने आप में एक रिन्यूअल है, एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पर हमें हर एक लेवल पे, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, हमें कुछ ना कुछ अच्छा और करने की ज़रूरत है। अब चाहे कोर्ट की बात ही कर लो, जस्टिस कितना डिले आया है, चाहे आप चर्चिज़ की बात कर लो, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, या फिर वहाँ पर एक्चुअल में एग्जीक्यूशन नहीं देखा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी कंसर्निंग है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है द मीनिंग ऑफ मेरिट। यह आर्टिकल लिखा है प्रताप भानु मेहता के द्वारा। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट अपना एक जजमेंट दिया है सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जिसमें आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन का जो इशू है उसको फिर से एक हाईलाइट करने का मौका मिला है। ठीक है, जिसको एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है कि वाकई में रिजर्वेशन का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर कुछ इफ़ेक्टिव अफर्मेटिव एक्शंस लेने होते हैं, जिससे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो इनको हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है मेन स्ट्रीम में। तो जब ये मैटर पहुंचा कोर्ट के सामने, तो सबसे जो मेन बात थी वो ये थी कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप है, किसमें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली का मतलब तो होता है कि जो SC ST OBC जनरल कैटेगरी में आप डिवीज़न कर देते हो पूरे सोसाइटी का, और उसके हिसाब से फिर बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी ऑन होता है। बट जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फंस रही है किसमें, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के भी। वो कैसे कि मान लो SC में ही आपने रिजर्वेशन दे दिया, अब SC में भी वुमेन भी हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, आर्मी वेटरन्स और दूसरी कैटेगरीज हैं, तो उनको भी उसमें फिर बाद में रिजर्वेशन मिलता है। इसको बोल दिया क्या, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज केवल SC में ही नहीं है, ये कैटेगरीज आपको ST में भी मिलेंगी, OBC में भी मिलेंगी, जनरल कैटेगरी में मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ओवरऑल हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों को डील करना होता है, तब जाकर के एक्चुअल में जो नीडी पर्सन्स हैं उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी अवेल कराई जा सकती है। देखो, प्रॉब्लम आती कब है, जब इन दोनों कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने को लेकर की बात होती है। जैसा कि अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि हम इनका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाएगा इस पूरे सिस्टम का। कहने का मतलब SCs को आपने अगर रिजर्वेशन दे दिया तो उनमें वुमेन का भी कोटा होना चाहिए उस रिजर्वेशन के अंदर, उसमें एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उनको, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको। तो इस तरीके से क्या हो गया, कंपार्टमेंटलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के बेसिस पे आप दे सकते हो। और इसके लिए इनइक्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि SCs में हम देखते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रीसेटलमेंट का भी, रिजर्वेशन रीसेटलमेंट का भी मुद्दा बार बार आता रहता है कि SCs में जिन लोगों ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लिया, अब उनको आप रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करो, क्योंकि SC हो गई फॉर एग्जांपल या ST हो गए, तो उनमें एक जो ग्रुप है जो कि वाकई में उनमें भी एलीट बन चुका है, ठीक है, जिन्होंने रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा उठा लिया, उनके घरों में अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छे खासी पोस्ट पे वो लोग पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स उनके हाथ में है, बिजनेस कर रहे हैं, और उस केस में भी अगर वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं तो बड़ी गलत बात हो जाती है। तो इनइक्वालिटीज़ को देखने की ज़रूरत है कि वर्टिकल कैटेगरी में भी कितना ज़्यादा असमानताएँ हैं, उसके हिसाब से फिर रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। अब आगे बात करें तो प्रॉब्लम थोड़ी सी और अलग होकर के भी दिखाई देती है जब हम कुछ हमारे सिस्टम की एब्सर्डिटीज़ को देखें, मतलब हमारे सिस्टम में जो विसंगतियां हैं अगर उनको देखें तो कुछ और डिफरेंट आइडिया भी हमें मिलता है। देखो, यूपी में एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कांस्टेबल पोस्ट की, कि लगभग 3295 कांस्टेबल की बात हुई, उनकी जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, उनमें से 188 वुमेन को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो वैकेंसीज को जब फिल करने की बात आई ना, तो वहाँ पर OBC वुमेन को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि आपने रिजर्वेशन दे दिया, बट मेरिट की टाइम पे बात आई तो उस टाइम पे आपने एक्सक्लूड कर दिया। होता क्या है
कि जो लास्ट फीमेल कैंडिडेट थी जनरल कैटेगरी की, उसके मार्क्स कितने थे? 274.8298। अब आप डिजिट्स देखो पॉइंट के बाद में भी कि किसी का भविष्य इन पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड होने वाला है। ठीक है, तो राइटर आगे खुद भी बोलेंगे कि मैं मेरिटोक्रेसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बट वही बात है, हमारा सिस्टम है तो हमें फॉलो करना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी की जो लास्ट फीमेल थी उसके मार्क्स इतने, जबकि 21 एप्लीकेंट्स थी ओबीसी फीमेल कैटेगरी से, और उनका आप देखोगे कुछ लड़कियां ऐसी थी उनमें से कि उनके मार्क्स कितने थे? 276.5949 मार्क्स। तो इससे आप कंपेयर करो, और इन ओबीसी वाली लड़कियों को एक्सक्लूड किया गया। तो आप ये देखो कि किस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन देने के बावजूद भी हॉरिजॉन्टली उनको इनइक्वालिटी के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है कि अगर जनरल कैटेगरी एक हो गई जिसको ओपन कोटा बोला जाता है, एक ओबीसी हो गई, एक एससी, एक एसटी, इस तरीके से कोई कोटा हो गया, तो जनरल कैटेगरी वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, जनरल का मतलब इसमें मेरिट बेस पे काम होगा, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी में क्या होगा, उनकी कैटेगरी के अंदर ही मेरिट देखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ओबीसी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको रिजर्वेशन उनकी सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि इधर आप देखोगे तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं उसके कंपैरिजन में भी। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मैं बता दूं, राजस्थान की बता सकता हूं मैं आपको, फिर बाद में हाई कोर्ट में केस भी लगा था। प्रीलिम्स 2018 की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया था, जनरल की कट ऑफ तो गई 76 समथिंग मार्क्स गई थी। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ चली गई 80 प्लस मार्क्स में। तो वहाँ पर आप देखोगे तो जनरल से ओबीसी की कट ऑफ कैसे जा सकती है, ज़्यादा कैसे जा सकती है? तो उस केस में फिर रिट लगाएगी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट ने फिर फाइनलाइज किया कि जिनके भी जनरल से ज़्यादा मार्क्स हैं, जनरल कट ऑफ्स हैं, उन सभी को आप पास कंसिडर करो। तो ऐसे करके 7,000 ओबीसी के स्टूडेंट्स को पास किया गया था। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो अगर हम ओबीसी वालों को, जिनका एक एग्जांपल ओबीसी बार बार ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने ही है, बाकी ओबीसी एससी एसटी सबको मान के चलना, आप जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी कट ऑफ अगर ओपन कोटा से अगर ज़्यादा जाती है और उनको अगर उसके बेसिस पे, मेरिट के बेस पे इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसका मतलब तो जनरल की जो सीट्स हैं वो तो जो जनरल कास्ट है या फिर अपर कास्ट है उनके लिए रिजर्वेशन हो गया वो तो, जो कि ये यहाँ पर एनविसाज नहीं किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर राइटर बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक्सक्लूड कर दिया इन लड़कियों को जिन्होंने जनरल फीमेल कैटेगरी की जो लड़कियां थी उनसे ज़्यादा भी मार्क्स आने के बावजूद कि वो जनरल कैटेगरी में पोजीशन नहीं ले सकेंगी। तो कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियरली बोला कि ये बड़ी विसंगति है, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। इस केस में थोड़ा सा हम देखें तो एक मिनिएचर सोशियोलॉजी देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर इस चीज़ को, मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया कि इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आप डेसिमल के बाद में भी 4 पॉइंट तक आगे जा रहे हो, फिर डिसाइड कर रहे हो कि बंदा सेलेक्ट होगा कि नहीं। भाई इतना क्या मिनिएचर, एकदम माइक्रो लेवल पे अपन स्टडी करें। कुछ स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो तो क्या हो रही है, जो ओपन कैटेगरी कोटा है ना, वो तो इस तरीके से ट्रीट हो रहा है जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए वो कहीं ना कहीं रिजर्व्ड हो। तो वो जो चीज़ है ना, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं वहाँ पर ओबीसी के जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो कि जनरल कैटेगरी साथ में compete कर रहे हैं, उन लोगों को फिर यहाँ पर सीट देंगे। इसको बोला जाता है रोस्टर। यहाँ पे टर्म यूज़ नहीं की जा रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। रोस्टर, रोस्टर स्कीम में क्या होता है कि ओबीसी के कुछ बच्चे हैं जिनकी जो मार्क्स हैं वो मान लो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, और आप मान लो कि ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी कट ऑफ जा रही है 49%। तो यहाँ पर जो ये 50% से ज़्यादा वाले जितने भी लोग हैं ना, वो इस जनरल कैटेगरी में एंटर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रोस्टर। तो ये जो चीज़ है ना, ये कई स्टेट्स में अवेलेबल है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने एक्सक्लूड कर दिया रिजर्व्ड कैटेगरी की वुमेन को जनरल कैटेगरी में कंसिडर करने से, जबकि राजस्थान और गुजरात है ना, ये दोनों स्टेट्स इंक्लूड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने यूपी गवर्नमेंट का जो पूरा स्टांस था उसके अगेंस्ट में जाते हुए कहा कि भाई अगर इस तरीके से करोगे तो आप ये करेक्टनेस नहीं आएगी, डिसीजन को आप प्रॉपर वे में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो आपको ये रिलेशनशिप जो है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, ये बढ़िया आपको मैनेज करके चलने की
ज़रूरत है। आप देखोगे ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जस्टिस उदय यू ललित थे और साथ में थे रविंद्र भट्ट भी थे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर और कंसाइज वे में बड़ा क्लियरली ये कहा और फिर से एक बात कही कि जो एलिजिबल लोग हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर दो तो वहाँ पर आप उनको ये चीज़ कह के एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई ओपन कैटेगरी के अंदर दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग नहीं जा सकते, जैसे कि SC ST के लोग। और दूसरी तरफ वुमेन के लिए भी देखा जाए तो एग्जैक्टली वही है कि ओपन कैटेगरी के लिए वो इक्वली एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो इस तरीके से पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर यहाँ पर ये प्रॉपर टैकल नहीं किया गया तो जनरल कैटेगरी को आपने एक तरीके से जो कोटा बचा हुआ, मान लो 50% रिजर्वेशन है, तो 50% रिजर्वेशन में तो लोगों ने जितना लेना था ले लिया, बट बचा हुआ जो है इसका मतलब वो तो अपर क्लास के लिए आपने वो कोटा डिसाइड कर दिया। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर आउट किया गया कि भाई जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, बाकी बची हुई ओपन में सब लोग compete करेंगे, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई कोर्ट के द्वारा। सेकंड अगर बात करें, जब फ्रेमिंग की जा रही है तो कोई भी लॉ की या फिर किसी भी सिस्टम की, तो उस टाइम पर एक यहाँ पर इस रिजर्वेशन के इशू में एक पॉइंट और आता है। कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम मेरिट और रिजर्वेशन इन दोनों को हैंड इन हैंड लेकर के चलें तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और कोर्ट ने बड़ा अच्छे से इस चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि हम क्या कहते हैं, हमारे नॉर्मल पैरेलेंस में क्या है, पॉपुलर पैरेलेंस हमारी बातचीत में मेरिट को हम ज़्यादा वो देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिजर्वेशन, कि हाँ भाई मार्क्स किसकी ज़्यादा आ रही है। बट इन रियल सेंस अगर देखें तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट करने की तो बात की गई थी ना। तो आप वहाँ पर मेरिट को ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय आपको किस पे मेन फोकस करना पड़ेगा एक बार, कि रिजर्वेशन या जो जिन लोगों को प्रीवियसली हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ा है उनको हमें अपलिफ्ट करना है। मेरिट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा जो वेटेज मिलता है वो किसको मिलता है, मेरिट को। बट रिजर्वेशन देने का पर्पज़ क्या था, जो प्रीवियसली मार्जिनलाइज्ड डाउन ट्रोडन सेक्शंस रहे हैं उनको अपलिफ्ट करना। कुछ स्कॉलर्स जैसे कि गौतम भाटिया जी का बात बोल रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपनी खुद की एक राइटिंग जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड द परसिस्टेंस ऑफ मिथ ऑफ मेरिट, तो उसमें भी बड़ा वरिंगली कहा था कि ये जो काम हो रहा है ना, जिस तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कोर्ट ने अपनी तरफ से बड़ा रेडिकली कोशिश की है कि एकदम से चेंज किया जाए पूरे सिस्टम को। केस है इसमें, केस में थोड़ा स्किप कर गया, दिखा देता हूँ आपको। ये केस है BK पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या किया कोर्ट ने, बड़ा रेडिकली डिकंस्ट्रक्ट कर दिया इस एंटायर लॉजिक ऑफ मेरिट को, मेरिट के पूरे लॉजिक को ही हटाने की बात कर दी। और ये कहा, और यहाँ पर राइटली आर्ग्यूड, ठीक है, उन्होंने बहुत सही बात कही कि इंक्लूजन है ना वो कोई एंटीथीसिस नहीं है कि हाँ आप एक तरीके से एफिकेसी के अगेंस्ट में जाएगा। कहने का मतलब क्या है, रिजर्वेशन को लेकर के ये बोला जाता है ना कि रिजर्वेशन देने से जो क्वालिटी नहीं होती है उन लोगों को भी सिस्टम में मौका मिल जाता है, फिर सिस्टम डल होता चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में कि इंक्लूजन मतलब रिजर्वेशन के बेसिस पे जिन लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है सिस्टम में, वो आप इफेक्टिवनेस के अगेंस्ट जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। जबकि इंक्लूजन जो है ना वो तो एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी देने की बात करता है, और यही तो गवर्नमेंट का एम है ना कि हमारे यहाँ पर इक्वालिटी प्रोमोट की जा सके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को फेवर किया। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक हैं जो मेरिटोक्रेसी को लेकर के बार बार इस चीज़ को लेकर के अगेंस्ट में भी जाते रहते हैं, और राइटर भी बोलते हैं कि मैं भी मेरिटोक्रेसी पे इतना विश्वास नहीं करता। पर जो अभी लेटेस्ट जो आर्ग्यूमेंट आया है सौरभ यादव के पॉइंट्स हैं, सौरभ यादव जिनका केस चला यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक खुद का ऑर्डर दिया है, या जो एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक चीज़ रिमाइंड की जा रही है कि इंक्लूजन है ना वो आप देख सकते हो एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। अगर करंट फ्रेमवर्क को देखें तो हमारे यहाँ पर जितना कुछ भी एक काम करने का तरीका होता है उसके पीछे सिंपल रीजंस होते हैं कि हाँ भाई पीछे इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनको अनटचेबल्स की तरह कंसिडर किया गया है, इसलिए इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इंक्लूजन जो है ना वो एक सिंपल मेथड्स पे बेस्ड काम होता है।
ऐसा नहीं कि बड़ा कोई आप डीप में जा रहे हो, बहुत कुछ खंगाल रहे हो, आपको देखना होता है फौरी तौर पर मेन चीज़ें, ठीक है। तो फिर क्यों ना एक ओबीसी कैंडिडेट को आप अलाउ कर रहे हो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कि जब वो एक जनरल कैटेगरी की सीट में ले सके, जबकि उसकी कट ऑफ उससे ज़्यादा है, उसकी रैंक उसके मार्क्स उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक ही चीज़ कही है, देखो मेरिट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी जगह आप देखते हो जो रिजर्वेशन का जो पॉइंट है, इंक्लूजन वाला पॉइंट, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इनका एप्लीकेशन जो है ना बड़ा बैलेंस्ड वे में, बड़ा फेयरनेस के साथ करनी चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हो, सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करना चाह रहे हो, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें जो ऑलरेडी हमने बात की वही बातें रिपीट हो रही हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में। जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने देखी। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है आइडियोलॉजी ट्रम्प्स एनालिसिस। आर्टिकल लिखा हुआ है सुरजीत एस बल्ला के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, भूटान को। और ये जो व्यूज़ हैं ये इनके पर्सनल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आईएमएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आर्टिकल को। देखो हमने बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिनमें अभी रिसेंटली बहुत सारा डेटा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, अभी जो 2019-20 का डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड का, उसको जब डिस्कस किया गया तो वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया में जो सिचुएशन है वो डिटेरियोरेट हुई है पिछले 4-5 सालों में। अब पिछले 4-5 सालों में हुई है या फिर वाकई में हुई है या नहीं हुई है, वो एक देखने वाली बात है। तो वो जो क्रिटिसिज्म वाले जितने आर्टिकल्स थे ना वो हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किए हैं और उन्हीं को शुरुआत में ये चीज़ें बताई गई है। बट अब राइटर जो हैं वो इंडिया की तरफ से अपनी कुछ सॉलिड बातें रखना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट आपने नोट डाउन कर रखे होंगे। अब हम फेवर की बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर कितना प्लस में हैं हम। बिल्कुल ये नहीं कि हाल बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक हम अच्छी कंडीशन में हैं। देखो एक राइटर जिनका नाम था ड्रेज, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और कमेंट किया था कि नाइजर और यमन को छोड़ें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अंडरवेट चिल्ड्रन रहते हैं अगर वर्ल्ड ओवर देखे जाए तो ये जो चीज़ थी ना प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहाँ पर ये एक बड़ी अतिशयोक्ति थी, बड़ा एग्जेजरेट करके दिखाई गई थी ये चीज़। दूसरा यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश का और नेपाल से भी अगर हम कंपेयर करें तो भी इंडिया के परफॉर्मेंस जो है अंडरवेट चिल्ड्रन के इंडिकेटर में वहाँ पर पुअर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से सुब्रमण्यम को ऑथर्स ने भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया के हाल तो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रीवियस जितने भी आर्टिकल्स आए उनका कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे किया है। अब कलेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या आता है इन सारी रीडिंग से कि भाई पिछले कुछ सालों में, ठीक है, या पर्टिकुलर 4 सालों में हमारी जो हालत है बहुत ही बिगड़ चुकी है, ठीक है। बट यहाँ पर राइटर जो है अब कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डेटा और एनालाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर अगर इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के डेटा को आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स पे जो डेटा अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार उनको देखो और फिर उसके बाद में आपको पता पड़ेगा कि रियल में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उठा रहे हैं ये डेटा वर्ल्ड बैंक का। देखो जितने सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, देखो इंडिया के लिए क्या बोला गया था कि इंडिया बांग्लादेश के कंपैरिजन में अंडरवेट के परसेंटेज में पुअर परफॉर्म कर रहा है। 2015 तक ठीक था, 2015 के बाद में डिक्लाइन कर रहा है। बट यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप जाओ, फिर आप देखोगे तो इंडिया में स्टंटिंग का एवरेज 2000 के टाइम पे कितना था, 29.3, जो कि 2010 में कितना हो गया, इंडिया में नहीं, इंडिया को छोड़ करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, सॉरी, जो इंडिया को छोड़ के डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर अगर 2000 में आप देखोगे तो स्टंटिंग एवरेज कितना, 29.3%, 2010 में कितना 23.8% और 2015 में कितना 28.7%। इसका मतलब क्या हो गया, जिग जैग हो रहा है ऊपर नीचे, कोई आप एवरेज नहीं निकाल सकते हो। जबकि इंडिया में स्टंटिंग का एवरेज आप देखोगे ना तो 46% हुआ करता था 2000 के टाइम पे, जो कि घट कर के 10 परसेंटेज पॉइंट हो गया कितना 2015 में, और आप देखोगे लगातार वही बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टंटिंग डिक्लाइन कर रही है, ऐसा नहीं है कि स्टंटिंग हमारे बड़ा है। एक तो इसको हाईलाइट किया गया था।
तो यहाँ पर ये डेटा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है डेटा केवल इंडिया का, ठीक है। बाकी अगर डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करो तो इतना ही कि वहाँ पर अप्स डाउन्स लगातार चलते आ रहे हैं, ये लाइन लिखी जाएगी वहाँ पे। यहाँ पर इंडिया वाला डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सब्सटेंशिएट करने में काम आएगा। कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट दो कि इंडिया में जो स्टंटिंग प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है जितनी बताई जा रही है, तब ये डेटा दे सकते हो आप, ठीक है। फिर बात आ जाती है नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज टीन एज प्रेगनेंसीज की, कि 19 साल या 19 साल से पहले की जो लड़कियां होती हैं उनकी प्रेगनेंसी से, तो क्या वाकई में बढ़ा है? तो देखो 2005 में अगर हम देखें इंडिया में टीन एज प्रेगनेंसी रेशियो कितना था, 19.9% हुआ करता था, जो कि 2015 में घट के कितना हो गया, 8.7%, और 2019 में ये 1% और घटा है। दैट मीन्स कि 7.7% ही टीनेज प्रेगनेंसी देखी जा रही है, जबकि आप जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ही बुरा आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे नेपाल से जहाँ कंपेयर किया गया था तो वहाँ पर नेपाल में आप देखोगे 16.7%, बांग्लादेश से इंडिया को कंपेयर किया था तो वो 30.8% टीन एज प्रेगनेंसीज तक देखी जा रही है। तो इस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस टीन एज प्रेगनेंसीज में भी बहुत अच्छी है, अगर रीजन वाइज भी देखें या फिर डेवलपिंग कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें। फिर बात आ जाती है वेस्टिंग की। अब वेस्टिंग हमने प्रीवियस जितने भी आर्टिकल देखे हैं ना, वहाँ पर वेस्टिंग के बारे में उन राइटर्स ने एक बार भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वेस्टिंग में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। वेस्टिंग का मतलब हाइट के हिसाब से बच्चे का वजन, ठीक है। तो आप देखोगे वेस्टिंग के अंदर इंडिया का देखें तो कितना था वेस्टिंग की प्रॉब्लम, 17.5% हुआ करती थी 2000 के टाइम पे, जो कि अभी 2015 में कितनी, 3.3 पीपीटी, ठीक है। और फिर आप देखोगे तो 2019 में इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हुआ। कहने का मतलब 17.5% से घटा करके कितना ला दिया आपने, 3.3% पॉइंट तक लेकर के आ गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हाईलाइट क्रिटिक्स के द्वारा नहीं की गई, जो यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि वेस्टिंग में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा अगर देखें ऊपर का जो डेटा है इंडिया की परफॉर्मेंस को कि 2015 के बाद में लगातार डिटेरियोरेट हो रही है, तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, जो पेसिमिस्टिक कंक्लूजन दिया था ना लोगों ने, जो प्रीवियस जो क्रिटिक थे जिन्होंने बड़ी नेगेटिव इमेज दिखाई इंडिया की, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम 2015 से 2019 का पूरा डेटा अगर देखें और अगर समरी का पूरा डेटा देखें और कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के साथ में, तो इंडिया 100 ऐसे इंडिकेटर्स है जहां पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डेटा को एग्रीगेटली अगर हम देखें तो फोकस किस पे किया जा रहा है, पॉपुलेशन बेसिस पे ध्यान दे रहे हैं कि कितना एक पर्टिकुलर स्टेट है, कितनी उसकी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन का वेटेज देखा कि हाँ इतना % वेस्टिंग है, इतना % स्टंटिंग है, इतना % टीनेज प्रेगनेंसी है, और चीज़ें बची हुई, बजाय इसके कि हम एलिवेटर ऑफ इकोनॉमी बेसिस, ऐसा नहीं कि हाँ इकोनॉमी में वो कितना कंट्रीब्यूट करे, इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव तो हमें यहाँ पे डालना ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कितना देखा जा रहा है, स्टंटिंग या फिर ये जो प्रॉब्लम है वेस्टिंग की, ये कितनी कम कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि 2 स्टेट मान लो, एक्स स्टेट है, वाई स्टेट है, वो इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हो सकता है जेड स्टेट है वो डिक्लाइन दिखाए। तो ओवरऑल आप इंडिया के लिए नहीं, स्टेट वाइज, क्योंकि अभी जो डेटा जो आया है ना एनएफएचएस का, उसमें आप देखोगे केवल 19 मतलब लगभग 21 स्टेट्स हैं जिनमें से 5 छोटे हैं, तो बचे हुए 17 बड़े स्टेट्स हैं, ठीक, सॉरी बचे हुए जो 16 स्टेट्स हैं वो बड़े हैं, उनके बारे में ये डेटा दिया हुआ है। तो इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर हम कंक्लूड नहीं कर सकते अभी तक, ठीक है। अब फिर बाद में एक एक डेटा और उठाते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी में नियोनेटल या फिर इन्फेंट या फिर अंडर 5 की बात कर लो, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे इम्प्रूवमेंट ही रजिस्टर किया है इंडिया ने। 3 पीपीटी जो चल रहा था परसेंटेज पॉइंट, वो बढ़ा करके 4 पॉइंट तक लेकर के आ गए। मतलब आप देखोगे 3-4 के ऊपर ही ये चल रहा है, ये सारा का सारा। कहने का मतलब 100 बच्चों पे 3 से 4% का ही एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर डेथ्स कंसिडर की जा रही है, रिपोर्ट की जा रही है, नियोनेटल या इन्फेंट मोर्टेलिटी या अंडर 5 मोर्टेलिटी की अगर बात करें, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन का अगर परसेंटेज देखें, जो कि बच्चों को 12 से 23 महीने के बीच में मिलता है, ये डेटा ज़रूर ध्यान रखना आप, 12 से 23 महीने के बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है, क्योंकि इस तरीके के
क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो 2015 में ये 64.8% हुआ करता था, वो बढ़ के कितना हो गया 83.6% हो गया, कब 2019 में। तो बढ़ा है कितना ज़्यादा इम्यूनाइजेशन का, एक ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें या डाइट ऑफ चिल्ड्रन की बात करें जिनकी एज है 6 से 23 मंथ की, तो उनका भी आप देखोगे गेन रजिस्टर किया गया 4 पीपीटी। मतलब इन चारों इंडिकेटर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी है। नेगेटिव ट्रेंड की अगर बात करें 26 चिल्ड्रन इंडिकेटर्स में, तो वहाँ पर केवल 2 ही ऐसे हैं जो कि आपको वर्सनिंग शो होते हैं। बच्चे जो 2 इंडिकेटर हैं उनकी बात क्या है, एक तो ये कि बच्चे जिनके बुखार आ गया और वो हेल्थ फैसिलिटी तक पहुँचे, ठीक है। तो वो 2019 में कितना आया 71.3, जबकि 2015 में कितना था 72.6। ये डेटा इतना काम का नहीं है, माइनर वाला, ध्यान रखना आप, ठीक है। जो भी काम का होगा मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा आप देखोगे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है और जो वाकई में सीवियरली वेस्टेड है, मतलब उनकी हाइट के हिसाब से उनका वजन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं वो बच्चे, तो वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2019 में 8.6% सीवियरली वेस्टेड बच्चे हैं एज कंपेयर टू 2015 जब 7.6% ही हुआ करते थे। इसी तरीके से नेगेटिव ट्रेंड अगर हम देखें 7 यंग वुमेन इंडिकेटर्स में, तो वहाँ पर आप देखोगे तो उसका असर भी 0 ही दिखाई दे रहा है कि डिक्लाइन वहाँ पर, या आप कह सकते हो वर्स सिचुएशन नहीं है। अगर मॉडर्न बर्थ कंट्रोल मेथड्स की बात करो, एज की बात कर लो कि जब शादी होती है, टीन एज प्रेगनेंसीज की बात कर लो, सेक्सुअल वायलेंस की बात कर लो, इन सभी में इम्प्रूवमेंट रजिस्टर किया गया है। आप देखोगे इन 7 इंडिकेटर्स में, मोटे मेन जो 7 इंडिकेटर्स हैं जिनके लिए आप देख सकते हो एक यंग वुमन के लिए कंसिडर किए जाते हैं हमारे देश में, वहाँ पर आप देखोगे तो 3.9 परसेंटेज पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसी तरीके से एडल्ट इंडिकेटर की बात करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे एवरेज 4.1 परसेंटेज का गेन किया गया है। मतलब हमारे यहाँ पर एडल्ट इंडिकेटर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। कुछ है इंडिकेटर्स हैं जो 9 परसेंटेज पॉइंट या उससे भी ज़्यादा का मतलब इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। हाउस होल्ड की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करो, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग की बात करो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसको तो हमने खैर देखा ही था। न्यू वेलफेयरिज्म का आर्टिकल याद आ गया होगा शायद आपको, जिसमें हमने देखा था अरविंद सुब्रमण्यन जी के साथ में जो 2 और बंदे थे, उन्होंने बताया था कि नए तरीके का वेलफेयरिज्म है, ठीक है, जिसमें कि वही वोट पॉलिटिक्स समथिंग आ रही थी, जो दिखे टेंजिबल इंटेंजिबल समथिंग, याद आ गया होगा आपको, जो जिसमें बताया गया था। तो वहाँ पर तो ये चीज़ें खैर हाईलाइट हो गई थी कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस फ्यूल कुकिंग गैस का ये कनेक्शन अवेलेबल हो ना, वो सारा। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है, जो राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस क्यों है जी इतना ज़्यादा परसेप्शन और रियलिटी में। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 100 इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्टैग्नेशन है तो वहाँ पर भी वर्सन नहीं है सिचुएशन, स्टैग्नेशन हल्का सा है, जैसा का जैसा मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं कि बुरा हाल हो गया, जिसको कि हाईलाइट किया गया था। तो एडिटोरियल आए चाहे टीवी शोज़ आए, उन पे इंटेलिजेंसियाज बैठ जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करने के लग रहे हैं, बट आगे ये थोड़ा सा वही बात आ गई, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स काम की नहीं है हमारी। मेन जो चीज़ें थी वो हमने पिक कर ली है। इसी के साथ डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।